वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 13 दिव्यांगजन को अपने पूर्वज या माता पिता की जो संपत्ति है उसके उत्तराधिकार से वंचित नहीं करती है, यानी उनका उत्तराधिकार यथावत रहता है, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो। और कोविड में तो बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जिनके माँ बाप या जो नियर एंड डियर थे परलोक गमन कर गए, तो वहां पर जो उत्तराधिकार का विषय आया वह भी अपनी विचारणीय है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम यह व्यवस्था करता है उत्तराधिकारी के रूप में क्लेम करने के लिए उसको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो दीवानी न्यायालय जारी करती है। जिला जज को यह पावर होती है, लेकिन जब सर्कुलर जारी हुए हैं तो उसमें जो सीनियर डिवीजन होते हैं सिविल जज, उनको यह पावर होती है, आर्थिक क्षेत्राधिकारिता होती है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेट के भी अधिकारिता हाई कोर्ट तक जाती है। समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ना सिर्फ दिव्यांगजन बल्कि ऐसे लोग जो किसी भी कारण से अशक्त हैं उनकी भी संपत्ति को ऐसे समय में हड़पने से 420 के माध्यम से गड़प कर जाने से चूकते नहीं है। चूंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे जारी होगा। तो जब इस अधिनियम को इंडियन सक्सेशन एक्ट के साथ पढ़ते हैं तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में जो व्यवस्था है उसके अनुसार फिर हमको चलना पड़ता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 370, 371, 372, 374, 375 ये धाराएं हैं जो उत्तराधिकार को गवर्न करती हैं। जब उत्तराधिकार के लिए हमको आवेदन करना होता है तो हमको एक संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यह सर्टिफिकेट रेवेन्यू ऑफिसर, एसडीएम ये लोग जारी करते हैं। तो जब आप पिटीशन फाइल करते हैं इसके लिए तो उस पिटीशन के साथ जो मृत्यु का प्रमाण पत्र है, डेथ सर्टिफिकेट लगेगी, संबंध प्रमाण पत्र लगेगा, आईडीज लगेंगे और जो डेब्ट और सिक्योरिटीज के लिए बैंक पासबुक वगैरह जो भी उनके पास है डिवेंचर्स वगैरह के, वो उसकी डिटेल लगेंगे। पिटीशन में यह सब कुछ लिखना पड़ेगा। आवेदक का नाम क्या है, उसका संबंध मृतक से क्या है, मृत्यु के समय जो मृतक है वो कहां पर रहता था, पूरे परिवार का विवरण देना पड़ेगा। अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट से भी गवर्न हो रहा है तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा। काज ऑफ एक्शन कहां उत्पन्न हुआ, क्षेत्राधिकार क्या है, वो सब मेंशन करना पड़ता है। साथ में डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है और यह भी मेंशन करना पड़ता है कि यह पिटीशन किसी अन्य अधिनियम से अथवा भारतीय किसी विधि से बाधित नहीं है। इसके बाद फिर कोर्ट नोटिस जारी करती है और पब्लिक एट लार्ज के लिए न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन होता है। जो लोग आते हैं तो उनके ऑब्जेक्शन को सुनती है कोर्ट, और अगर नहीं आते हैं तो फिर कोर्ट एक तय अवधि सीमा में निपटारा कर देती है और कोर्ट फीस जिस पर देनी पड़ती है स्टाम्प के माध्यम से। अगर आपने वकील किया है तो वकील की फीस भी आपको देनी पड़ेगी। हमारे संज्ञान में ऐसे एक नहीं कई मामले आए जहां पर जो विधिक उत्तराधिकारी हैं उनके अधिकारों को कर्टेल करते हुए कुछ बहनें ऐसी आ गई जिन्होंने कहा नहीं हम तो इनकी पत्नी हैं, और उन्होंने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी भी करवा लिया। कुछ हमारे जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं उनका भी रोल रहता है। कुछ लोग विलेज बैरिस्टर हैं, वो फोर्जरी करने में बहुत माहिर हैं। अभी जो आज का मामला बता रहा हूं उसमें डेथ सर्टिफिकेट जो व्यक्ति जहां रह रहा था, जैसे मध्य प्रदेश में अगर मुरैना की बात करूं तो व्यक्ति मुरैना में रह रहा था, डेथ सर्टिफिकेट वहां से जारी हुई है, परंतु एक दूसरे जनपद से ना केवल डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गई बल्कि संबंध प्रमाण पत्र वो भी जारी हो गया। और यही नहीं, कोर्ट ने सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी भी कर दिया। आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अधीन जो माइनर होते हैं या अनसाउंड माइंड होते हैं वो सूट नहीं ला सकते। अगर माइनर है तो जब तक वो मेजॉरिटी अटेंड ना कर ले, अनसाउंड माइंड है तो नेक्स्ट फ्रेंड के जरिए। माइनर भी तभी सूट ला सकता है या कोई पिटीशन ला सकता है जब कोई नेक्स्ट फ्रेंड उसका साथ में आए, यानी थ्रू गार्जियन। मेरे संज्ञान में जो 2-3 मामले आए उनमें सब में ऐसा ही था कि जिसके प्रति फ्रॉड हुआ है वो सब के सब माइनर थे, उनको पता ही नहीं चला।
तो अब जब सर्टिफिकेट जारी हो गई तो क्या करना है? तो दो रास्ते होते हैं, अपील भी हो सकती है, हाईकोर्ट में अपील होती है। इसके साथ ही धारा 113 से धारा 115 अपठित धारा 141 के अधीन जो कार्यवाहियां होती हैं वह जिस कोर्ट ने जारी किया है वो भी उसको सुन सकती है। फ्रॉड करके, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके या झूठ बोल करके कोई सर्टिफिकेट जारी करवा ली गई है तो संबंधित कोर्ट उसे निरस्त भी कर सकती है, रिवोक कर सकती है, रिवोकेशन की पावर है उनको। क्योंकि ज्यादातर ऐसे मामले अगर अनकंटेस्टेड होते हैं तो लोक अदालत में उसको करवा लेते हैं। अब लोक अदालत में अपील लाई नहीं करती है। लेकिन अगर फ्रॉड हुआ है, कपट पूर्वक कोई सर्टिफिकेट प्राप्त की गई है, किसी को सुनवाई का अवसर ही नहीं मिला है, उसका राइट टू जस्टिस इन्फ्रिंज हो रहा है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयरिंग इन्फ्रिंज हो रहा है, तो क्या करेगा? तो जो फ्रॉड ग्राउंड है, अगर ऐसी कपट हुई है उसको सिद्ध करना पड़ेगा, तो कोर्ट के सम्मुख वह आवेदन दे करके रिवोकेशन की डिमांड कर सकता है। लेकिन सक्सेस सर्टिफिकेट जारी होने का मतलब यह नहीं होता कि वह व्यक्ति उसका स्वामी हो गया, ही इज कस्टोडियन ओनली। और इसका मतलब यह भी नहीं होता कि जो सक्सेस सर्टिफिकेट जारी हो गई वो अब एब्सोल्यूट हो गई। फॉर दिस पर्पज ऑफ सिक्योरिटीज एंड डेब्ट इट्स फाइनल सब्जेक्ट टू अपील। लेकिन जो सब्सिक्वेंट सूट्स हैं, जो और मुकदमे हैं, उनके लिए ये कंक्लूसिव नहीं होता है। और अगर किसी ने फ्रॉड किया है तो निश्चित रूप से जो भी दस्तावेज उसने तैयार किए हैं कोर्ट रूम के बाहर ही तैयार किए होंगे। कोर्ट रूम के बाहर अगर दस्तावेज तैयार हुए हैं तो निश्चित रूप से वह, आप जानते हैं कि जानते हुए कि उसने फ्रॉड किया है, ये जानते हुए कि ऐसा फ्रॉड करके वो धन को हड़प लेगा, और ये जानते हुए कि अगले को इससे हानि पहुंचा देगा वो। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आईपीसी के सेक्शन 420, 467, 468, 471, 472, 120 भी इसमें प्ले में आ जाता है। और अगर दिव्यांगजन से जुड़ा हुआ मामला है तो बिकॉज उसका राइट टू इनहेरिटेंस डिनायल हुआ है, उसके उत्तराधिकार को नकारा गया है, ऐसी दशा में अलग से रीड विद राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट की जो धाराएं हैं तो एप्रोप्रिएट धारा लागू होगी उसमें, उसके तहत भी एफआईआर दर्ज होगी और कार्यवाही भी होगी। तो दिव्यांगजनों के अधिकार उसी तरह हैं जैसे सामान्य जन के हैं। इसलिए मैंने धाराओं की चर्चा नहीं किया है, जो सब्सटेंस है, जो मूल भाव था वो मैंने आपके सामने रखा है। उस न्यायालय का जुरिडिक्शन होता है सेक्शन सर्टिफिकेट के लिए जहां पर वह व्यक्ति सामान्य रूप से निवास करता रहा है। परंतु यदि उसकी संपत्ति का कोई हिस्सा ऐसा है जो दूसरे क्षेत्र के न्यायालय की क्षेत्राधिकार में पड़ता है, वह दूसरा न्यायालय भी सक्सेस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन को स्वीकार कर सकता है। एक बात जरूर मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि पिटीशन लाते समय किसी भी बात को छिपाए नहीं, तथ्य को छिपाए नहीं। मान लीजिए आप माइनर हैं तो आपकी डेट ऑफ मेजॉरिटी कब आएगी? 18 साल के बाद आएगी। तो आपको वो भी अपनी पिटीशन में कहना चाहिए कि हम इतनी देर से जो पिटीशन दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, वो शो करना पड़ेगा आपको। और नॉलेज कब हुआ आपको वो सब आपको बताना पड़ेगा, एफिडेविट के साथ बताना पड़ेगा कोर्ट को, तब कोर्ट एंटरटेन करेगी और तब निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। मुझे लगता है भाई कुलश्रेष्ठ जी की बात का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा, और साथ ही हमारे उन दिव्यांगजन के लिए भी जो समस्याएं आने वाली हैं या आ सकती हैं, या जो लोग सोच रहे होंगे वो लोग सतर्क हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी विधि व्यवस्था भी आ गई, जेल भी जाना पड़ सकता है, तो ऐसा करने से स्वयं को वंचित भी रखेंगे। आज की बात यहीं तक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।